हेलो बच्चों, मैं सीता कंवर स्वागत करती हूं आपका राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर 3 अंग्रेजी साम्राज्य के प्रतिकार व संघर्ष का। इस चैप्टर के पूर्व के वीडियो के तहत हमने देखा कि किस तरह से 1857 की क्रांति के बाद से भारतीयों के द्वारा संगठित होकर के अंग्रेज सरकार की नीतियों का विरोध किया जाता है। इसी क्रम में हम राजनीतिक आंदोलन को पढ़ रहे थे और हमने राजनीतिक आंदोलन पार्ट फर्स्ट के तहत 1857 से लेकर 1919 की समय अवधि के मध्य हुए राजनीतिक आंदोलन का अध्ययन किया। आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे गांधी जी द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण आंदोलनों का, जो कि 1919 से लेकर 1947 की समय अवधि के मध्य चलाए गए थे, जिनमें मुख्य हैं असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन व भारत छोड़ो आंदोलन। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले 1919 का जो महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ रॉलेट एक्ट के विरोध में, उस पर चर्चा करने से पूर्व हम उस समय की पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। तो बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आपने जरूर सुना होगा। 1914 से लेकर 1918 की समय अवधि के मध्य प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध का जो संबंध है वो भारतीय राजनीति के साथ भी है। भारतीय राजनीतिक आंदोलन के साथ भी प्रथम विश्व युद्ध का संबंध है, इसलिए हम एक बार प्रथम विश्व युद्ध पर चर्चा कर लेते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध हमने देखा कब लड़ा गया, 1914 से लेकर 1918 के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध के दौरान जो संपूर्ण विश्व है ये दो गुटों में विभक्त हो गया था। एक गुट में गठबंधन देश शामिल थे, मित्र शक्तियां आप जिन्हें कह सकते हैं। गठबंधन देश में जो महत्वपूर्ण थे उनमें थे ब्रिटेन, इसके अलावा रूस, ब्रिटेन था, रूस था और यहाँ पे अमेरिका जो कि लास्ट में आता है, और फ्रांस। ये महत्वपूर्ण शक्तियाँ इस गुट में शामिल थी। और दूसरी तरफ हम देखें तो दूसरी तरफ थे केंद्रीय शक्तियाँ। और केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन शामिल थे? केंद्रीय शक्तियों में शामिल थे जर्मनी, ठीक है, यहाँ पे शामिल थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी का साम्राज्य शामिल था, ऑस्ट्रिया हंगरी। इसी के साथ ही तुर्की का साम्राज्य भी शामिल था। किसका साम्राज्य शामिल था? तुर्की का, ओटोमन साम्राज्य। तो ये दोनों अलग अलग गुट थे, इनके मध्य प्रथम विश्व युद्ध होता है। और प्रथम विश्व युद्ध में चूंकि ब्रिटेन का भारत पर नियंत्रण था, इस दौरान भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो इंग्लैंड भारतीय सैनिकों को जबरन भर्ती करता है और भारतीय सैनिकों को भी लड़ने के लिए अपनी तरफ से युद्ध में शामिल करता है। भारतीय सैनिक इस युद्ध में भाग लेते हैं। तो ब्रिटेन सरकार ये वादा करती है कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, उसके बाद भारतीयों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि हमने देखा था कि औपनिवेशिक सरकार की गलत नीतियों के विरोध में लोगों में जो विद्रोह की भावना थी वो बढ़ती जा रही थी। हमने पूर्व में देखा कि किस तरह से किसान आंदोलन हो रहे थे, जनजातीय आंदोलन हो रहे थे। तो अंग्रेज सरकार को पहली चुनौती प्रथम विश्व युद्ध नजर आ रहा था। तो अंग्रेज सरकार इस शर्त पर भारतीयों को इस युद्ध में लड़ने के लिए लेकर जाती है कि युद्ध के बाद आपकी समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन निकलता इसके विपरीत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राजनीति से इस तरह से संबंध है कि प्रथम विश्व युद्ध में जो परिणाम निकलता है, इसमें गठबंधन जो शक्तियां होती हैं, गठबंधन जो राष्ट्र होते हैं वो विजित हो जाते हैं। और गठबंधन राष्ट्र जब विजित हो जाते हैं तो इनके अंदर ये होड़ मच जाती है कि जो हारे हुए देश है ना, उनके साम्राज्यों को कैसे हड़पा जाए, अधिक से अधिक क्षेत्र कैसे अपने नियंत्रण में लिया जाए। तो इसी क्रम में वो जर्मनी पर वर्साई की संधि थोपते हैं। आगे जब हम व्यक्तिगत सत्याग्रह को देखेंगे, उस वक्त हम द्वितीय विश्व युद्ध को पढ़ेंगे कि किस तरह से दूसरा विश्व युद्ध होता है और उसका कहीं ना कहीं कारण बनता है ये वर्साई की संधि, जो कि थोप दी गई थी जीते हुए राष्ट्रों के द्वारा जर्मनी के ऊपर। लेकिन फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जो सभी विजित राष्ट्र हैं ये तुर्की के साम्राज्य को बांटने की भी साजिश रचते हैं, और जो इनमें मेन होता है वो होता है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड की सरकार, ब्रिटेन की सरकार भारत पे भी शासन कर रही है और वो प्रथम विश्व युद्ध में विजित होकर के तुर्की के बंटवारे का प्लान भी कर रही है। अब इसका भारतीयों से कनेक्शन इसलिए है कि भारतीयों में आधी आबादी मुस्लिम थी और यहाँ पे भी तुर्की में क्या था? मुस्लिम साम्राज्य था, और जो मुस्लिमों का धार्मिक गुरु था खलीफा,
तो खलीफा के पद के सम्मान को बचाए रखने के लिए तुर्की के बंटवारे के विरोध में यहाँ के जो मुसलमान हैं, भारतीय मुसलमान, वो ब्रिटिश सरकार के विरोध में संगठित हो जाते हैं और खलीफा के सम्मान की रक्षा के लिए, टर्की के साम्राज्य की रक्षा करने के लिए भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया जाता है। तो देखा हमने प्रथम विश्व युद्ध किस तरह से भारतीय राजनीति से संबंध है। तो अब हमें आसानी से आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। प्रथम विश्व युद्ध हमने देख लिया, यहाँ दो गुट हो जाते हैं, केंद्रीय शक्तियाँ और दूसरा गठबंधन देश होते हैं जिनमें इंग्लैंड होता है और भारत इंग्लैंड की तरफ से युद्ध में शामिल होता है। प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हो जाता है तो अब भारतीयों के मन में ये आस बनती है कि अब अंग्रेज सरकार उनकी समस्याओं का निराकरण करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि इसके विपरीत नीति अंग्रेज सरकार के द्वारा अपनाई जाती है, क्योंकि अंग्रेज सरकार को षड्यंत्र का भय था। क्योंकि जिस तरह से किसान में जनजाति आंदोलन हो रहे थे, अंग्रेज सरकार चिंतित हो उठी थी कि कहीं उनकी सत्ता हटाने के लिए कोई संगठित विद्रोह 1857 जैसी क्रांति कहीं दोबारा नहीं हो जाए। तो इस स्थिति से निपटने के लिए वो क्या करते हैं, 1917 में सिडनी रोलेट, कौन थे सिडनी रोलेट, ब्रिटिश न्यायाधीश थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बैठाती है और कमेटी का एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि जो ये भारतीय विद्रोह हैं इनको कैसे करके दबाया जाए, भारतीयों के मन में कैसे करके डर पैदा किया जाए। तो सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई थी, ये समिति एक कानून पारित करती है जिसे भारतीय इतिहास में काला कानून के नाम से जाना जाता है। क्या होता है ये कानून? इस कानून का नाम होता है रोलेट एक्ट। ठीक है, तो ये रोलेट एक्ट 1919 में पारित हो जाता है और इस एक्ट के द्वारा भारतीयों को दबाने की पुरजोर कोशिश की जाती है अंग्रेज सरकार के द्वारा। तो एक बार रोलेट एक्ट देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन इससे बनता है, इंपॉर्टेंट है। क्या था रोलेट एक्ट? रोलेट एक्ट में अंग्रेज सरकार ने अपने जितने भी अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी थे, उनको ये अधिकार दिया कि संदेह के आधार पे, क्या संदेह, कि ये राजद्रोह का कोई कार्य न कर रहे हो भारतीय, तो राजद्रोहात्मक कार्य के संदेह मात्र पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था बिना उसको कारण बताए। यानी बिना कारण बताए, सिर्फ शक के आधार पे, सिर्फ संदेह के आधार पे किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में भेजा जा सकता था। और इसी के साथ ही उस व्यक्ति को न तो अपील करने का अधिकार होगा, न अपनी दलील रखने का अधिकार होगा और न ही वकील करने का अधिकार होगा। तो अपने आप ही हुआ ना ये काला कानून कि आपने पूरे अधिकार ही खत्म कर दिए हैं। आप शक के आधार पे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हो, किसी भी व्यक्ति को आप जेल भेज सकते हो और उस व्यक्ति को अपनी पैरवी करने का भी अधिकार छीन लिया। तो ये क्या था? ये रोलेट एक्ट था। और इस रोलेट एक्ट का जबरदस्त विरोध होता है भारतीय जनता के द्वारा और बजाय डरने के भारतीय और ज़्यादा संगठित हो जाते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ। जगह जगह पर आंदोलन होते हैं, जगह जगह पर विद्रोह प्रदर्शन होते हैं। ऐसा ही एक प्रदर्शन होता है अमृतसर में। अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में। तो पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू दो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। ये एक सभा का आयोजन करते हैं। ठीक है, एक सभा का ये आयोजन करते हैं। अंग्रेज सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन करते हैं, अंग्रेज सरकार के खिलाफ विरोध भाषण देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेज सरकार इसी कानून का प्रयोग करते हुए, रोलेट एक्ट का प्रयोग करते हुए उनको गिरफ्तार कर लेती है। अब चूंकि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू का पंजाब के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण नाम था, वो जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे उनके अगुवा थे, तो जनता का उत्तेजित होना स्वाभाविक था। तो अब जनता क्या होती है? जनता अंग्रेज सरकार के खिलाफ और ज़्यादा लामबंद हो जाती है। तो सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जनता के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि एक शांतिपूर्ण सभा आयोजित की जाएगी जलियांवाला बाग में। तो ऐसे ही 13 अप्रैल 1919 को इस रोलेट एक्ट के विरोध में सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा चल रही होती है। उस दिन वैसाखी का दिन होता है और वैसाखी का आपको पता ही है पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण है कि उस समय सर्दियों की फसल कट चुकी होती है और नया जो भारतीय वर्ष होता है उसके आगमन का
स्वागत किया जाता है वैसाखी के त्यौहार के द्वारा। तो वैसाखी का दिन होता है, कुछ लोग तो साधारणतः जो त्यौहार का दिन था तो ऐसे ही घूमने आए थे, कुछ लोग थे जो इस उद्देश्य से इकट्ठा हुए थे, लेकिन ये सभा बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रही थी, बिल्कुल कोई हथियार नहीं थे, कोई ज़्यादा विरोध प्रदर्शन नहीं था। लेकिन जो जनरल डायर थे उस वक्त, उनको ये बहुत अच्छा मौका नज़र आया भारतीयों को दबाने का, भारतीयों के मन में डर पैदा करने का। तो जनरल डायर के द्वारा क्या किया जाता है, पूरा जो जलियांवाला बाग था उसको घेर लिया जाता है और बाग के बाहर निकलने के जो रास्ते थे सारे रास्ते बंद करवा दिए जाते हैं और फिर अंधाधुंध गोली चलाने का हुक्म दे दिया जाता है। अब बेचारी जनता तो निहत्ती थी ना, सोच के नहीं आई थी ना कि अंग्रेज सरकार गोली चलवा देगी। अब क्या होते हैं, इसमें 379 से ज़्यादा व्यक्ति मारे जाते हैं और इतना ज़्यादा इसमें क्या हो जाता है, खून खराबा हो जाता है। अब जनता तो वैसे ही इतनी ज़्यादा उग्र थी, अब ये रहा सहा जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। तो कांग्रेस के द्वारा भी कई विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं। गांधी जी जब तक दक्षिण अफ्रीका से भारत आ चुके थे तो तो गांधी जी जब तक दक्षिण अफ्रीका से भारत आ चुके थे तो गांधी जी के द्वारा भी विरोध किया जाता है। गांधी जी के द्वारा हम देखते हैं कि आगे इसी संदर्भ में अपनी उपाधियां भी लौटा दी जाती है, केसरे हिंद की उपाधि वो वापस लौटा देते हैं। तो जगह जगह विरोध होता है और कांग्रेस की मांग के आधार पे इस हत्याकांड की जांच करने हेतु अंग्रेज सरकार के द्वारा एक हंटर कमेटी गठित की जाती है। लेकिन ये हंटर कमेटी जनरल डायर को बिल्कुल क्लीन चिट दे देती है कि डायर की कोई गलती नहीं है, उन्होंने तो अपने कर्तव्य का निर्वहन किया था कि ये जो सम्मेलन हो रहा था ये उस क्षेत्र की शांति के लिए खतरा साबित हो सकता था, इसलिए जनरल डायर ने तो जो किया वो बिल्कुल कानून सम्मत किया। तो इससे जब हंटर कमेटी ने बिल्कुल क्लीन चिट दे दी डायर को, तो उसके बाद तो भारतीयों में जो आक्रोश था उसकी कोई सीमा ही नहीं रही। इसी दौरान मैंने बताया कि प्रथम विश्व युद्ध में जो तुर्की का साम्राज्य है उसको बांटने की साजिश की जाती है विजेता राष्ट्रों के द्वारा। अब जो भारतीय मुसलमान होते हैं वो और ज़्यादा आक्रोश से भर जाते हैं क्योंकि इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, क्योंकि जो तुर्की का खलीफा उनके मुस्लिम जगत का धार्मिक प्रमुख होता था। जब हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था हमने देखा था कि खलीफा कितना महत्वपूर्ण पद होता था। तो तुर्की के खलीफा के सम्मान की रक्षा करने के लिए भारतीयों के द्वारा खिलाफत आंदोलन चलाया जाता है और इसी क्रम में उनके द्वारा 19 अक्टूबर 1919 को, डेट याद रखना, 19 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में, पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कि खलीफा के पद को बनाए रखो, खलीफा का ये जो तुर्की का साम्राज्य है इसका बंटवारा मत करो। और इस आंदोलन का संचालन किया गया था अली बंधुओं के द्वारा। कौन थे अली बंधु? शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली। तो शौकत अली और मोहम्मद अली ये दोनों भाई होते हैं, इनके द्वारा क्या किया जाता है, इस आंदोलन का संचालन किया जाता है, खिलाफत आंदोलन का। और कांग्रेस को और गांधी जी को ये बहुत अच्छा मौका नज़र आता है मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन में साथ लेने का, इसलिए गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को पूरा समर्थन प्रदान किया जाता है। और आगे हम देखते हैं कि जब गांधी जी के द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया जाता है तो उसमें खिलाफत आंदोलन को भी शामिल कर लिया जाता है। खिलाफत आंदोलन के जो उद्देश्य थे उनको भी उसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। तो अली बंधु ने जो ये आंदोलन चलाया 1920 में, इसे असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया गया। हालांकि 1924 में तुर्की में जो लोकतांत्रिक सरकार गठित होती है वो खलीफा के पद को समाप्त कर देती है और इसी के साथ ही यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो बच्चों, हम स्वतंत्रता संघर्ष को देख रहे हैं कि किस तरह से 1919 में रोलेट एक्ट आया, रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जो लोग इकट्ठे हुए थे उनका दमन किया गया, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से खिलाफत आंदोलन हुआ। तो अलग से संक्षिप्त टिप्पणी पूछी जा सकती है खिलाफत आंदोलन पर। अब जो महत्वपूर्ण आंदोलन है असहयोग आंदोलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन है, अलग से 6 नंबर का इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये असहयोग आंदोलन क्या था बच्चों? हमने देखा कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी वापस भारत आ चुके थे और इसी के साथ ही उन्होंने 1917 में
चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। चंपारण सत्याग्रह हमने देखा था कि किस तरह से चंपारण में जो नील की खेती करने वाले किसान थे उनके हितों की रक्षा करने के लिए गांधी जी ने इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। उसके बाद हमने देखा कि 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में जो मिल मजदूर थे उनके हित में और 1918 में ही खेड़ा आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया। तो जो खेड़ा आंदोलन किया था वो किसानों के हित की रक्षा करने के लिए किया था, और जो अहमदाबाद आंदोलन का नेतृत्व किया गांधी जी ने 1918 में, वो उन्होंने जो मिल मजदूर थे उनके हितों की रक्षा करने के लिए किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि गांधी जी भारतीय राजनीति में सक्रिय हो चुके थे और अब गांधी जी के द्वारा जो बहुत बड़ा एक राष्ट्रीय स्तर का पहला जो बड़ा आंदोलन शुरू किया जाता है, असहयोग आंदोलन। तो सबसे पहले कारण देखते हैं कि ऐसे क्या कारण हुए कि गांधी जी ऐसे कोई राष्ट्रीय स्तर का इतना बड़ा आंदोलन करने के लिए सोचने के लिए बाधित हो गए। तो कारण हमने देख ही लिए कि जो प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय क्षेत्र में बहुत बड़ा आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि ब्रिटेन सरकार का इस दौरान पूरा ध्यान जो प्रथम विश्व युद्ध है उसमें जीत हासिल करने पर केंद्रित था। तो इस दौरान भारतीयों में भुखमरी की समस्या, गरीबी की समस्या, अकाल भी पड़ रहे थे उस दौरान, तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। इसी के साथ रहा सहा रोलेट एक्ट के माध्यम से दमन कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है। अंग्रेज सरकार के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। साथ ही जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो हंटर कमेटी है वो क्लीन चिट दे देती है डायर को, तो इससे भी गांधी जी और कांग्रेस रुष्ट थे। इसी के साथ ही तुर्की का जो विभाजन हुआ वो भी कारण बनता है, तुर्की के विभाजन की जो साजिश रची जा रही थी। इसी के साथ ही जो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुए थे, उन सुधारों से भी कांग्रेस असंतोष थी, कांग्रेस में असंतोष था, गांधी जी में असंतोष था। तो ये कुछ कारण रहे जो कि हमें लिखने हैं कि किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध में, जो प्रथम विश्व युद्ध होता है उसके दौरान भारत में आर्थिक संकट आते हैं। उसके बाद रोलेट एक्ट के बाद जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तुर्की के विभाजन की साजिश होती है। तो इन कारणों से गांधी जी और कांग्रेस ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कोई एक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन अब छेड़ना ही पड़ेगा अंग्रेज सरकार के विरोध में, क्योंकि अंग्रेज सरकार अपनी नीतियों से बाज नहीं आ रही है। तो इसी संदर्भ में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, अधिवेशन क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर साल दिसंबर में कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, जिसमें न केवल कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता था बल्कि आगामी साल की पूरी रणनीति तय की जाती थी। तो इसी तरह से कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है और इसी के साथ ही असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है। और इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। किसने की थी अधिवेशन की अध्यक्षता? लाला लाजपत राय ने। कौन से अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित हुआ। अब जो ये असहयोग आंदोलन चलाया गया उसमें किस तरह से अंग्रेज सरकार का विरोध किया गया? जैसे कि नाम से स्पष्ट है, असहयोग यानी अंग्रेजों का सहयोग न करने की नीति इस आंदोलन के तहत अपनाई गई थी। तो अगर हम कार्यक्रम देखें कि क्या क्या कार्यक्रम शामिल किए गए थे असहयोग आंदोलन में, तो सबसे पहले वही है कि अंग्रेज सरकार को सहयोग न करने वाले कार्य, असहयोगात्मक कार्य, कि जब हम अंग्रेज सरकार को प्रशासन में सहयोग नहीं करेंगे, अंग्रेज सरकार को राजस्व अदा नहीं करेंगे, तो कहाँ तक अंग्रेज सरकार भारतीयों के सहयोग के बगैर यहाँ पर सरवाइव कर पाएगी। तो ये उद्देश्य रहता है। तो असहयोग कार्यक्रम में हम देखते हैं कि सरकारी उपाधियों का त्याग कर दिया गया था। सरकारी उपाधियों में मैं बता चुकी हूँ, केसरे हिंद थी जो कि गांधी जी ने उसका त्याग कर दिया था। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी उपाधि का त्याग कर दिया था। इसी के साथ ही जो सरकारी उत्सव थे उनका बहिष्कार किया गया। गांधी जी की महत्वपूर्ण नीति थी अहिंसा, है ना, अहिंसा की नीति। तो गांधी जी अहिंसक तरीके से ही इस आंदोलन का संचालन कर रहे थे। तो अहिंसक तरीके से उन लोगों ने सरकारी उत्सवों का, सरकारी विद्यालय, कॉलेज, सरकारी अदालतों का क्या किया? बहिष्कार किया। मोतीलाल नेहरू थे, चित्तरंजन दास थे, इन्होंने अपने वकालत से इस्तीफा ही दे दिया। तो जितने भी भारतीय थे उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। कोई बच्चे जो विद्यालय जा रहे थे, कॉलेज जा रहे थे, उन्होंने उनका बहिष्कार कर दिया। इसी के साथ ही सरकारी नौकरी से त्यागपत्र हम देख चुके हैं। कर अदायगी से भी इनकार कर दिया कि जब कर ही, टैक्स ही पे नहीं करेंगे, कर ही अदा नहीं करेंगे, तो कहाँ से जो ब्रिटेन सरकार है उसकी आर्थिक स्थिति
ही सुदृढ़ रह पाएगी। अंत में तो उसे हमारी मांगे माननी ही पड़ेगी। तो इसी लक्ष्य के साथ ऐसे योगात्मक कार्य किए जाते हैं ऐसे योग आंदोलन के तहत। और दूसरा जो कार्य अपनाया जाता है वो रचनात्मक कार्य, सकारात्मक कार्य अपनाए जाते हैं, क्योंकि गांधी जी भारतीयों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ रचनात्मक कार्यक्रम भी ऐसे योग आंदोलन के दौरान शामिल किए, जिनमें महत्वपूर्ण था कि भाई अंग्रेज सरकार के द्वारा जो विद्यालय स्थापित कर दिए, कॉलेज स्थापित कर दिए, उनका तो आपने बहिष्कार कर दिया, लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर के विद्यालय और कॉलेज की स्थापना पर गांधी जी ने बल दिया, जिससे कि स्वदेशी की राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा भारतीय बच्चे प्राप्त कर सकें। इसी के साथ ही स्वदेश में बने हुए वस्तुओं के प्रचार प्रसार और इस्तेमाल पर बल दिया गया, न कि विदेशी वस्तुओं पर, क्योंकि विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम होगी। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे हमारे न केवल राष्ट्रभक्ति की भावना बढ़ेगी, बल्कि स्वदेशी वस्तुओं का अधिक उपयोग करने से भारत की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। तो इन उद्देश्य के साथ स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार किया गया। झगड़ों को निपटाने हेतु, चूंकि अदालत का बहिष्कार कर चुके हो, अब झगड़े का निपटारा कैसे किया जाएगा? तो झगड़े के निपटारे करने के लिए इन्होंने पंचायतों की स्थापना पर बल दिया, जिससे कि पंचायत करके झगड़ों का निपटारा कर सके। इसी के साथ ही इन्होंने शराबबंदी पर बल दिया कि बिल्कुल मद्य निषेध होना चाहिए, शराब नहीं सेवन करेंगे, क्योंकि इससे व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है, उसकी बौद्धिक चेतना है, वो खराब होती है। तो इसलिए इन्होंने शराबबंदी पर बल दिया। साथ ही भारतीय समाज को बांटने वाली जो अस्पृश्यता या छुआछूत की जो उस वक्त परंपरा चल रही थी, इसका भी उन्होंने विरोध किया। छुआछूत उन्मूलन पर इन्होंने बल दिया। इसी के साथ ही गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को भी बढ़ावा दिया। हमने देखा ना कि किस तरह से उनके द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन प्रदान किया था, क्योंकि गांधी जी मानते थे कि जब तक भारत में रहने वाली सभी कौमें एक नहीं होंगी, अंग्रेजों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। इसी के साथ ही हाथ से बुने हुए और कते हुए वस्त्रों के प्रयोग करने पर गांधी जी ने क्या दिया? गांधी जी ने बल दिया था। तो इस तरह से हमने देखे सबसे पहले ऐसे योग आंदोलन, कारण क्या क्या थे, क्यों हुआ ऐसे योग आंदोलन, फिर हमने देखा ऐसे योग आंदोलन के दौरान कौन कौन से कार्य किए गए। अब हम देखते हैं कि ऐसे योग आंदोलन के दौरान अंग्रेज सरकार बहुत ज़्यादा विचलित हो जाती है और उसके द्वारा आंदोलन का दमन करने का प्रयास किया जाता है, और इसी क्रम में जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे ये देखिए, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय और अली बंधुओं के साथ, अली बंधु वही जिन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया था, ठीक है। तो अली बंधुओं के साथ ही 30,000 से अधिक व्यक्तियों को 1921 में गिरफ्तार किया जा चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी ये जन आंदोलन रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहा था। भारत के विभिन्न भागों में अंग्रेज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटित होती है कि उसके बाद गांधी जी खुद ही इस आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर देते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है, अलग से इस पे क्वेश्चन भी आ जाता है, और उस घटना का नाम है चोरी चौरा कांड। कब हुआ था चोरी चौरा कांड? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। चोरी चौरा नामक स्थान पे जनता शांतिपूर्ण तरीके से अपना जुलूस निकाल रही होती है अंग्रेज सरकार की नीतियों के विरोध में, लेकिन इस जनता पर क्या कर दिया जाता है? अंग्रेज जो पुलिस अधिकारी होते हैं उनके द्वारा हमला बोल दिया जाता है। तो जब पुलिस द्वारा अत्याचार किया जाता है तो अब भीड़ की जो सहन सीमा थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और इनके द्वारा चौकी को फूंक दिया जाता है, जिसमें जो एक पुलिस अधिकारी होता है उसके साथ जो 21 अन्य पुलिस जो होते हैं वहाँ पे थाने में, तो 22 लोग टोटल इस दौरान मारे जाते हैं चोरी चौरा कांड के दौरान। और मैंने पहले बताया था कि गांधी जी ने अहिंसक तरीके से आंदोलन की शुरुआत की थी, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के माध्यम से ही भारत की आज़ादी प्राप्त करना चाहते थे। तो इससे गांधी जी का मन बहुत ही ज़्यादा क्षुब्ध हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि हिंसा हो गई, और गांधी जी इस आंदोलन को, जबकि आंदोलन बहुत अच्छी पकड़ बना रहा था, बहुत अच्छे लेवल पे जा रहा था, तो बीच में ही इसको बंद करने का ऐलान कर देते हैं। हालांकि कांग्रेस के जो अन्य नेता हैं, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ये सब गांधी जी से सहमत नहीं होते हैं, क्योंकि उनके अनुसार कि सिर्फ इस छोटी सी घटना से आंदोलन बंद नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन गांधी जी के द्वारा फाइनली आंदोलन को हिंसात्मक होते देख करके 5 फरवरी को चोरी चौरा कांड होता है, और फिर 5 फरवरी के बाद
7 दिन के बाद ही 12 फरवरी 1922 को गांधी जी आंदोलन वापस ले लेते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि कांग्रेस में और गांधी जी के मध्य मतभेद हो जाते हैं और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा अलग से एक स्वराज पार्टी, स्वराज दल का भी गठन कर लिया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, जो घटनाएं अपनी बुक में दे रखी है, इंपॉर्टेंट घटनाएं, अपन उसको ही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान तो अन्य भी बहुत सारी घटनाएं हुई थी, लेकिन इसमें बता रखा है कि किस तरह से असहयोग आंदोलन होता है, असहयोग आंदोलन समाप्त होता है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण घटना दे रखी है वो है साइमन कमीशन का आगमन। तो देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये भी अलग से नोट आ जाता है इस पे, साइमन कमीशन क्या था। तो हमने देखा कि भारतीय उस वक्त औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग उठा रहे थे। क्या होता है औपनिवेशिक स्वराज्य? औपनिवेशिक मतलब कि शासन तो दूसरी सरकार का ही रहेगा, लेकिन जो आंतरिक मामले हैं ना, देश के जो आंतरिक मामले हैं, उसमें निर्णय करने का अधिकार भारतीयों को प्राप्त हो जाएगा। तो अंग्रेज सरकार के अधीन रहते हुए स्वशासन की जो प्राप्ति हो जाएगी, उसे कहा जाता था औपनिवेशिक स्वराज्य। तो भारतीय इसकी मांग कर रहे थे, ब्रिटेन की सरकार दे नहीं रही थी। तो ब्रिटिश सरकार क्या करती है, ब्रिटिश सरकार देखती है कि असहयोग आंदोलन हो चुका है, इससे पहले कि और कोई बड़ा आंदोलन हो तो भारतीयों को थोड़ा जो ये विद्रोह की भावना है इसको दबाना चाहिए, भारतीयों को लगना चाहिए कि हम उनके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में ब्रिटिश सरकार 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में कमीशन बनाती है। और ये कमीशन इसलिए बनाया जाता है कि भारत में जो 1919 का जो अधिनियम अभी लाया गया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी हम उसे जानते हैं, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो इस कमीशन का ये उद्देश्य था कि 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है, जिसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, तो उस अधिनियम के कार्यों की समीक्षा करना, साथ ही भारत के संवैधानिक सुधार के संबंध में सिफारिश करने के लिए यह साइमन कमीशन बनाया गया था। किस किस के लिए बनाया गया था? 2 पॉइंट हो गए। एक तो 1919, भाई बहुत सारे एक्ट बनाए थे जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रूल कर रही थी ना, तो कई कानून बनते थे, जैसे कि उनमें महत्वपूर्ण है 1909 का है, 1919 का है, 1935 का है भारत सरकार अधिनियम। तो यहाँ पे 1919 की बात हो रही है कि 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी हम उसे जानते हैं, और 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था, उसके कार्यों की समीक्षा करने के लिए, साथ ही भारतीय जो मांग उठा रहे हैं उसके संदर्भ में भारत के संवैधानिक सुधार के संबंध में सिफारिश देने के लिए अंग्रेज सरकार ने एक आयोग बनाया, एक कमीशन बनाया, और उसका क्या नाम रखा गया? उसका नाम रखा गया साइमन कमीशन। ठीक है, बना दिया, जिससे कि भारतीयों को लगे कि हम आपकी समस्याओं के प्रति चिंतित हैं और हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ, और ये जो साइमन कमीशन था, इसको बहुत सारी चीज़ों पे अपने सुझाव देने थे, जैसे कि प्रांतों में जो द्वैध शासन है वो लागू करने योग्य है या नहीं, मतलब जो 1919 के तहत जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो सही है या नहीं। इसके अलावा उत्तरदायी शासन लागू करना उचित है या नहीं। ठीक है, तो इस तरह के मसलों पे इसको क्या करना था, विचार विमर्श करना था और सलाह देनी थी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। टोटल 7 सदस्य थे। आप भारत के बारे में विचार करने आ रहे हो, भारत की समस्या पर चर्चा करने आ रहे हो, लेकिन आपने अपने कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं रखा, तो आप कैसे करके भारतीयों की समस्या को सुलझा पाओगे? नहीं सुलझा पाओगे ना। तो इसी के कारण ही भारत में जब ये 1928 में आता है बम्बई में, तो इसका बहुत ज़्यादा विरोध होता है। बम्बई के क्षेत्र में, गुजरात के क्षेत्र में, है ना, बहुत ज़्यादा विरोध होता है। लाहौर के क्षेत्र में भी विरोध होता है, और लाहौर के क्षेत्र में जो साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है, काले झंडे दिखा करके लोगों के द्वारा साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। तो लाहौर के क्षेत्र में इसका नेतृत्व कर रहे होते हैं लाला लाजपत राय। अब लाला लाजपत राय नेतृत्व कर रहे हैं। अंग्रेज सरकार तो अपनी वही नीति अपनाती थी, कैसे भी करके दमन कर दिया जाए, तो उनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, लाठीचार्ज कर दिया जाता है। और इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय इतने बुरी तरह से घायल होते हैं कि उनकी मृत्यु ही हो जाती है। तो साइमन कमीशन के दौरान हमने देखा कि लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, और इन्हीं विरोध प्रदर्शन के दौरान लाहौर में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। 1930 में ये साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है, और इसने पहले क्या कहा था कि साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या है, भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के बारे में सोचना, कि कैसे करके यहाँ की जो सरकार है वो जनता के प्रति उत्तरदायी हो सके, यहाँ पे किस तरह से उत्तरदायी शासन स्थापित हो सके। लेकिन जब रिपोर्ट आई ना, तो उसमें कहीं पर भी ये नाम नहीं था कि औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना की जाए या उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। तो इसने भी, साइमन कमीशन ने, इसकी रिपोर्ट ने भारतीयों को निराश ही किया था।
अब देखो, अब पृष्ठभूमि तैयार हो गई अगले सविनय अवज्ञा आंदोलन की, क्योंकि ब्रिटेन सरकार समस्या का समाधान ही नहीं कर पा रही है। ब्रिटेन सरकार यहाँ के भारतीयों को ये आश्वासन ही नहीं दे पा रही है कि हाँ हम कार्य कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में एक दूसरा आंदोलन शुरू हो जाता है गांधी जी के द्वारा, जिसका नाम होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, 6 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है या फिर आपसे टिप्पणी में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जैसे हमने असहयोग आंदोलन के कारण देखे, उसी तरह से हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के सबसे पहले कारण देखेंगे। तो कारण देखते हैं, तो उन कारणों में से एक है नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करना, कि भाई साइमन कमीशन जब आ गया था, उसकी रिपोर्ट से भी जनता संतुष्ट नहीं है। तो जब साइमन कमीशन भारत आया था, तो उसके बाद मोतीलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया, बंबई में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया इस चीज़ पर चर्चा करने के लिए कि जो भारत का संविधान है वो कैसा हो, कैसी व्यवस्थाएं उसमें होनी चाहिए। तो मोतीलाल नेहरू ने ये सम्मेलन बुलाया और इस सम्मेलन में चर्चा करके कुछ पॉइंट्स तय किए गए थे। तो उन पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है, नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और नेहरू रिपोर्ट में भारतीय संविधान की कुछ रूपरेखा बताई गई थी, इसी के साथ ही जनता के मौलिक अधिकारों की उसमें बात कही गई थी। तो ये मोतीलाल नेहरू कहते हैं कि आप ये एक टाइमलाइन देते हैं कि आप क्या तो नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लो, नहीं तो फिर कांग्रेस है ना पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित करेगी। तो अंग्रेज सरकार इस नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करती है और इसी क्रम में हम देखते हैं कि आगे लाहौर में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित कर लिया जाता है कांग्रेस के द्वारा, कि अब हम आंशिक जो स्वराज्य मांग रहे थे ना, हम औपनिवेशिक स्वराज्य जो मांग रहे थे, अब हम उससे संतुष्ट नहीं है, अब तो आपको पूरी तरह से भारत छोड़कर जाना पड़ेगा, अब तो भारतीयों को पूरी आज़ादी चाहिए। तो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो ये घटनाएं हैं कि किस तरह से पृष्ठभूमि तैयार होती है अगले आंदोलन की। तो हमने देखा कि नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया जाता है अंग्रेज सरकार के द्वारा। इसी के साथ ही गांधी जी अपनी 11 सूत्रीय मांग रखते हैं लॉर्ड इरविन के सामने कि आप ये 11 सूत्रीय मांग मान लो, नहीं तो फिर हम बड़े पैमाने पर एक आंदोलन छेड़ेंगे। ठीक है। तो अब जिस तरह से नेहरू रिपोर्ट को नहीं माना गया, उसी तरह से अंग्रेज सरकार तो अपनी मनमानी चला रही थी। उन्होंने गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगों को भी नहीं माना। क्या था गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगों में? उन्होंने ये कहा था कि आपने जो नमक पर कर लगा रखा है उसको समाप्त करो, आप जो विभिन्न प्रकार के लगान वसूल कर रहे हो और उनमें कमी करो, है ना, अलग अलग तरह के जो हाई लगान वसूले किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो आपका सैनिक व्यय है वो बहुत ज़्यादा है, हमारे भारतीयों पर बहुत आर्थिक भार डाल रहा है, तो जो आपका सैन्य व्यय है आप उसको भी कम करो। तो इस तरह की कुछ मांगे होती हैं। इसी की तरह से विदेशी कपड़ों के आयात पर नियंत्रण लगाओ, क्योंकि इससे तो हमारे भारत के जो उद्योग धंधे हैं, भारत का जो वस्त्र उद्योग है वो पूरी तरह से नष्ट हो रहा है, तो आप ये इस पर रोक लगाओ। इसी के साथ ही जो नशीली वस्तुओं का व्यापार हो रहा है उस पर भी रोक लगाओ। तो ये कुछ 11 सूत्रीय मांगों में से कुछ मांग थी जो कि गांधी जी रखते हैं लॉर्ड इरविन के सामने, और लॉर्ड इरविन के द्वारा इनको नहीं माना जाता है। और फिर ये तय करते हैं कि अब अगला आंदोलन छेड़ना पड़ेगा, और उस आंदोलन का क्या नाम होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो एक बार वो जो पूर्ण स्वराज्य की घटना थी उसको देख लो। 31 दिसंबर 1929 को, डेट इंपॉर्टेंट है, 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन, है ना। लाहौर अधिवेशन में अब जवाहरलाल नेहरू आ चुके हैं, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अधिवेशन होता है और इसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया जाता है। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कि अब भारतीयों को पूरी स्वतंत्रता चाहिए। और इसी क्रम में ये 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं। और जब तक भारत को आज़ादी प्राप्त नहीं हुई, इसको इसी तरह से ये लोग मनाते रहे। और फिर हमने देखा उसके बाद जिस तरह से जब भारत के संविधान का निर्माण हो गया, तो हमने 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया, और तब से हम इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्योंकि ये जो 26 जनवरी की जो तिथि थी वो भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। तो पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए अब गांधी जी बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। 12 मार्च 1930 को अपने 78 समर्थकों के साथ वो साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी की पैदल यात्रा करते हैं, पद यात्रा करते हैं। क्यों करते हैं पद यात्रा? कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका मतलब समझो, सविनय मतलब विनयपूर्ण तरीके से, अवज्ञा मतलब आज्ञा नहीं मानना, कि अंग्रेजों के जो आदेश है ना उनकी विनयपूर्ण तरीके से अवहेलना करना। तो ये इस आंदोलन का मेन जो लक्ष्य था। तो इसी क्रम में ये क्या करते हैं,
अपनी दांडी यात्रा करते हैं और दांडी यात्रा के माध्यम से 6 अप्रैल 1930 को गुजरात में जो समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव है वहां पहुंचते हैं और नमक बना करके ब्रिटेन सरकार का जो नमक कानून था उसको तोड़ देते हैं। ठीक है, नमक बना करके अंग्रेजी कानून को तोड़ देते हैं और इसी के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। तो जैसे हमने असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम देखे थे वैसे ही अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम देखेंगे कि किन किन मुद्दों पर यह आंदोलन हुआ, कौन कौन से इसके कार्यक्रम थे। तो कुछ कार्यक्रम तो वही है जो असहयोग आंदोलन में थे, कुछ इन्होंने नए ऐड किए इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं नमक कानून का उल्लंघन कर नमक बनाना, क्योंकि कई जो लोग थे वो पूरी तरह से अपनी रोजी रोटी पर नमक के व्यवसाय पर निर्भर करते थे। अब अंग्रेज सरकार ने नमक कानून बना दिया, नमक बनाने पे कर लगा दिया, तो इसलिए उन लोगों का जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो गांधी जी ने सबसे पहले क्या कहा कि अपने आंदोलन में अपन क्या करेंगे, खूब नमक बनाएंगे, है ना, नमक कानून को मानेंगे ही नहीं। इसके अलावा जो महिलाएं हैं ना, अब गांधी जी ने 11 सूत्री मांग में याद करो क्या बोला था कि मद्य जो ये नशीली वस्तु है इसके व्यापार पे रोक लगाओ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अब अपने लेवल पर ही महिलाओं को ये जिम्मेदारी दे दी गई कि वो जो शराब की, अफीम की और जो विदेशी वस्त्रों की दुकान है ना उन पर धरना देंगी, उनकी पिकेटिंग करेंगी, विरोध प्रदर्शन करेंगी, धरना देंगी। ठीक है, इसी के साथ ही विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई कि भाई हमने बोला, हमने अपनी मांग में रखा कि विदेशी वस्त्रों का कम यहाँ पर आयात करो, लेकिन आप मान ही नहीं रहे हो। तो अब इन्होंने दूसरा तरीका निकाल लिया कि विदेशी कपड़ों की होली जलाएंगे और स्वदेश में बने हुए कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसी के साथ ही ये वही कार्यक्रम है जो असहयोग में भी थे कि छात्रों के द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया जाएगा, जो भारतीय है वो सरकारी सेवा से इस्तीफा दे देंगे। इसी के साथ ही समाज को बांटने वाली जो छुआछूत की परंपरा है उसका त्याग कर देंगे और सूत काटना शुरू करेंगे, खादी का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे, जिससे लोगों में राष्ट्रीय एकता भी आएगी और भारतीय वस्त्र उद्योग को भी इससे फायदा होगा। तो ये हमने देखे कुछ कार्यक्रम थे किसके, सविनय अवज्ञा आंदोलन के। अब इसका प्रभाव कैसा होता है, तो ये भी वैसे ही जन आंदोलन का रूप धारण कर लेता है जैसे कि असहयोग आंदोलन ने धारण किया था। देश भर में बहुत बड़ी संख्या में जो युवा थे, महिला थी, किसान, मजदूर, क्योंकि सब लोग भरे बैठे थे अंग्रेज सरकार के अत्याचार से। अंग्रेज सरकार की जो गलत नीतियां थी ना, हर एक समुदाय, हर एक क्षेत्र का व्यक्ति परेशान था। तो लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, हड़ताल करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, बहिष्कार करते हैं। अंग्रेज सरकार भी कम नहीं है, अंग्रेज सरकार भी पीछे नहीं हटती, वापस से वही दमन चक्र चलाती है, लोगों को बड़े पैमाने पर गिरफ्तार किया जाता है। लगभग 60,000 लोग इस चक्कर में जेल चले जाते हैं। और जो महत्वपूर्ण नेता थे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, है ना, वल्लभ भाई पटेल, इनको बंदी बना लिया जाता है। मतलब दमन किया जाता है पूरी तरह से अंग्रेज सरकार के द्वारा, लेकिन फिर भी जनता नहीं रुकती है। अनेक स्थानों पर तो अंग्रेज सरकार के समानांतर ये जो आंदोलनकारी हैं इन्होंने अपनी सरकार भी गठित कर ली थी, यानी उस क्षेत्र विशेष के प्रशासन अपने अधिकार में ले लिया था। इतने ज़्यादा ये लोग सक्रिय हो गए थे। लेकिन इसी दौरान क्या होता है, जैसे हमने देखा कि असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा कांड होता है और गांधी जी असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा करते हैं। इसी तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अब इरविन है वो समझौता करते हैं गांधी जी के साथ। गांधी इरविन समझौता होता है, इंपॉर्टेंट है। गांधी इरविन समझौता होने के बाद एक तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद हो जाता है। तो देखते हैं इसको, गांधी इरविन समझौता सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, डेट नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इस समझौते में क्या होता है, क्या प्रावधान होते हैं समझौते में, तो इस समझौते में प्रावधान होता है कि अंग्रेज सरकार जो राजनीतिक बंदी हैं, जो आंदोलनकारी हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है, जो हिंसक, ज़्यादा हिंसात्मक कार्यों में गिरफ्तार हुए हैं उनको तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो सामान्य जो आंदोलनकारी गिरफ्तार हुए हैं उन सबको रिहा कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही ग्रामीणों को अब अपने घरेलू उपयोग के लिए, व्यावसायिक उपयोग के लिए नहीं, लेकिन घरेलू उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार दे दिया गया। इसी के साथ ही भारतीयों को शांतिपूर्ण धरना करने का, प्रदर्शन करने का अधिकार भी दिया जाएगा। तो अंग्रेज सरकार ये कुछ मांगे मान लेती है। अरे भाई इरविन अगर ये मांगे पहले ही मान लेते तो ये आंदोलन छिड़ता ही नहीं ना। लेकिन जब आंदोलन इतना बड़े पैमाने पर हो गया तो ये समझौता करते हैं 1931 में
और बदले में गांधी जी से क्या लेते हैं भाई, इतनी चीज़ें हम ये मान रहे हैं गांधी जी की, कांग्रेस की, तो बदले में ये कहते हैं कि कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर देगी, सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करेगी। साथ ही लंदन में जो चल रहा है गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसमें कांग्रेस भाग लेगी। तो गांधी जी सहमत हो जाते हैं और गांधी जी फिर लंदन के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं। तो अब आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि ये गोलमेज सम्मेलन क्या था, तो इसके नाम से ही समझो, गोलमेज यानी एक मेज थी जो कि गोल थी, ठीक है। अब इस गोल मेज के चारों तरफ अंग्रेज अधिकारी, साथ में जो भारत के प्रतिनिधि होते थे, वो लोग बैठ करके भारत की समस्याओं पर चर्चा करते थे। तो इस तरह के 3 सम्मेलन हुए थे। कितने सम्मेलन हुए थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, बिल्कुल बहिष्कार किया था, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अब कांग्रेस भाग लेगी, क्योंकि समझौता हो चुका है, गांधी इरविन समझौता। और इस समझौते की जो एक प्रमुख प्रावधान था वो क्या था कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। तो गांधी जी अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करके इस सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं, लेकिन वही कोई परिणाम नहीं निकलता है, निराश होकर वापस निकलते हैं। एक फॉर्मेलिटी थी इन सम्मेलन में। और उसके बाद हम देखते हैं कि आगे जो तीसरा सम्मेलन होता है उसमें कांग्रेस के द्वारा वापस से भाग नहीं लिया जाता है। तो एक जीके का अच्छा क्वेश्चन है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अब गांधी जी निराश होकर लौटते हैं, वापस से सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की घोषणा करते हैं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से निराश होकर लौटने पर दोबारा से जनवरी 1932 में आंदोलन शुरू किया जाता है। लेकिन एक बार जो चीज़ उफान पे आ जाती है, वापस उस स्थिति पे दोबारा से शुरू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आंदोलन गति प्राप्त ही नहीं कर पाया। गांधी जी क्या करें अब, है ना, आंदोलन गति पकड़ ही नहीं पाया। उसके बाद दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी को इस सिलसिले में गिरफ्तार भी किया गया था। और फाइनली 1934 में गांधी जी ने जिम्मेदारी लेते हुए आंदोलन की असफलता की और आंदोलन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो हमने देखा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त होता है? 1934 में यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह की। मैंने बताया था ना, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रथम विश्व युद्ध बताया था कि जो ये प्रथम विश्व युद्ध है ना और द्वितीय विश्व युद्ध है, इनका भारत के साथ संबंध है। क्यों संबंध है? क्योंकि जो ब्रिटेन सरकार प्रथम विश्व युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले रही है, उसी ब्रिटेन की सरकार का भारत के ऊपर नियंत्रण है, भारत उसका उपनिवेश है। तो वो जिस तरह से चाहे भारतीयों का, भारतीय सैनिकों का इस युद्ध में क्या कर रही थी, उपयोग कर रही थी, एक तरह से हम कहें मिसयूज कर रही थी। तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है ना, उसका मेन कारण होता है द्वितीय विश्व युद्ध में। तो द्वितीय विश्व युद्ध, एक बार इसकी पृष्ठभूमि समझ लो, है ना। तो जो ये द्वितीय विश्व युद्ध होता है, ये होता है 1939 से लेकर के 1945 के मध्य। कब होता है? 1939 से लेकर के 1945 में होता है। और वापस से जो पूरा विश्व होता है ना, वो 2 गुटों में विभक्त हो जाता है। कौन कौन से 2 गुट होते हैं? एक गुट में होते हैं मित्र देश, ठीक है, और दूसरे गुट में क्या होते हैं? दूसरे गुट में होते हैं धुरी राष्ट्र। अब धुरी राष्ट्र में कौन शामिल होते हैं? जर्मनी, जापान व इटली, है ना, जर्मनी, जापान व इटली। और मित्र देश में कौन शामिल होते हैं? मित्र देश में फ्रांस है, इंग्लैंड है, रूस है, ये लो अमेरिका है, तो ये शामिल होते हैं। अब मित्र देशों की तरफ से कौन लड़ रहा है? मित्र देशों की तरफ से लड़ रहा है ब्रिटेन। और ब्रिटेन का किस पर राज है? भारत पर। अब वापस से वो प्रथम विश्व युद्ध की तरह भारतीय सैनिकों को जबरदस्ती इस युद्ध में ले जाने की घोषणा करता है। और इसी मुद्दे पर मतभेद हो जाता है, क्योंकि अब कांग्रेस एक बार चोट खाकर दोबारा चोट खाने की स्थिति में नहीं थी। चोट से मतलब समझ गए ना, प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने वादा किया था कि आप हमारी मदद करो युद्ध में, बदले में हम आपकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं हुआ था। अंग्रेज जाति बिल्कुल पलट गई थी, है ना, कोई भी भारतीयों के सुधार नहीं किया गया था, बल्कि दमन और ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। तो इस बार कांग्रेस संगठित होकर विरोध करती है द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों को शामिल करने का। तो वो ही होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो सितंबर 1939 में जो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, उसमें प्रांतीय जो सरकारें थी उस वक्त की, उनसे सलाह मशवरा किए बगैर ही जो वायसराय थे उस वक्त के, लिनलिथगो, ठीक है, लिनलिथगो के द्वारा ये घोषणा कर दी जाती है कि युद्ध में भारत ब्रिटेन के साथ है। भारत के प्रतिनिधियों से पूछा नहीं और अपने आप ही सर्वेसर्वा बन के घोषणा कर दी कि भारत तो है ना ब्रिटेन के पक्ष में लड़ेगा। तो इस मुद्दे पर बहस हो जाती है। इस मुद्दे पर जो कांग्रेस की प्रांतीय सरकारें होती हैं वो सीधा विरोध करती हैं और अपने अपने पदों से इस्तीफा दे देती हैं। जितनी भी प्रांतीय सरकारें होती हैं वो इस्तीफा देती हैं और गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू होता है। डेट याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर 1940, 17 अक्टूबर 1940। तो नोट कर लीजिए, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है।
क्या कार्यक्रम था व्यक्तिगत सत्याग्रह का कि गांधी जी चुनेंगे, तो गांधी जी के द्वारा जो चुने हुए व्यक्ति हैं एक एक करके वो व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर जाएंगे और द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध में क्या देंगे, भाषण देंगे और फिर अपनी गिरफ्तारी करवा लेंगे। तो इस तरह इसका प्रोग्राम होता है कि गांधी जी द्वारा चुने हुए सत्याग्रही एक एक करके सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचेंगे, युद्ध के खिलाफ भाषण देंगे और गिरफ्तारी देंगे। तो हम देखते हैं कि जो प्रथम सत्याग्रही बने थे वो थे विनोबा भावे, उसके बाद दूसरे सत्याग्रही के रूप में जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही के रूप में जो गिरफ्तार हुए वो कौन थे, ब्रह्मदत्त। ठीक है, कौन थे, ब्रह्मदत्त थे, है ना। तो इस तरह से 30,000 लोग गिरफ्तार हुए थे, लेकिन अंग्रेज सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी स्थिति कमज़ोर होती देख के कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन लेना बहुत ज़रूरी है, तो इन्होंने क्या किया, इनको जो जितने भी लोग पकड़े थे इनको रिहा कर दिया बिना किसी शर्त के। आगे देखते हैं। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट आंदोलन होता है ना, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ये आंदोलन इतने बड़े लेवल पे होता है कि फाइनली ब्रिटिश सरकार को ये समझ में आ जाता है कि अब उनको भारत छोड़ना ही पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले वही अपना स्ट्रक्चर है हर एक आंदोलन को समझने का। सबसे पहले अपन कारण देखते हैं कि उस वक्त की पृष्ठभूमि क्या थी जो वो आंदोलन प्रारंभ किया गया, फिर उस आंदोलन के दौरान कार्यक्रम क्या था और फिर आंदोलन किस तरह से संचालित हुआ। तो देखिए, सबसे पहले कारण समझते हैं। आपको जब हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं ना, तो क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो जो क्रिप्स मिशन है जो कि 1942 में आया था, तो क्रिप्स मिशन ने जो रिपोर्ट दी थी, तो क्रिप्स मिशन ने ये कहा था कि जो भारतीय है ना, भारतीयों का एक संविधान बनाया जाएगा। ठीक है, भारतीयों का संविधान बनाया जाएगा, लेकिन जो देसी रियासतें होंगी उनको ये अधिकार दिया जाएगा कि वो चाहें तो उस संविधान को माने या फिर अपना अलग संविधान बनाएं। तो ये जो चीज़ है ना, इस पे कांग्रेस खुश नहीं होती है, मुस्लिम सरकार भी असंतुष्ट रहती है। तो क्रिप्स मिशन है ना, इससे मतलब कोई भी पक्ष संतुष्ट नहीं होते हैं, तो क्रिप्स मिशन असफल हो जाता है। इसी के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान का भारत पर आक्रमण का भय लगातार बढ़ता जा रहा था। क्रिप्स मिशन भी इसीलिए आया था क्योंकि जो मित्र देश थे उन्होंने दबाव डाला। किसके ऊपर दबाव डाला? उन्होंने इंग्लैंड के ऊपर दबाव डाला कि आप भारतीय की समस्या को समाधान करो, कि अगर आपका साथ नहीं देंगे तो जापान तो बिल्कुल अटैक करने की स्थिति में है भारत के ऊपर, तो आपको खतरा हो सकता है। तो इसलिए भारतीयों को समझाने बुझाने के लिए कि हाँ हम आपकी मांग मान रहे हैं, तो इसलिए क्रिप्स मिशन था। लेकिन क्रिप्स मिशन भी असफल हो गया। तो इसी के साथ ही जापान का भी भारत पर आक्रमण का भय बढ़ रहा था, क्योंकि जापान हमने देखा विरोधी गुट में किसमें था, जो धुरी राष्ट्र थे जर्मनी, जापान, इटली, उसमें था। और जापान भारत पर आक्रमण कर सकता था क्योंकि जापान का जो शत्रु था इंग्लैंड, वो उसका शासन था भारत के ऊपर। तो जापान का भारत पर आक्रमण का भय था। इसी के दौरान जैसे प्रथम विश्व युद्ध में कीमतों में वृद्धि हो गई थी, आर्थिक संकट की स्थिति हो गई थी, वैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध में, क्योंकि युद्ध किसी भी तरह का हो, कितने भी बड़े लेवल का हो, उसका आर्थिक संकट से संबंध तो रहता ही रहता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कीमतों में इतनी ज़्यादा वृद्धि हो गई, आवश्यक जो दैनिक जरूरत की वस्तुएं थी उनकी कमी हो गई कि भारतीय जनता में अब बड़े लेवल पे असंतोष उत्पन्न हो गया। और ये सब कारण बने कि गांधी जी दोबारा से सोचने के लिए मजबूर हुए कि अब तो फाइनली एक ऐसा आंदोलन छेड़ना ही पड़ेगा जिसमें करो या मरो, कि फाइनली अब तो आज़ादी हमें लेनी ही है। तो इसी के साथ ही 8 अगस्त 1942 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, लिख लीजिए इसको। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में, कौन सा क्षेत्र होता है? बम्बई का ग्वालियर टैंक मैदान, वहां पर करो या मरो के नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। तो कौन सा आंदोलन था जो कि 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ करो या मरो के नारे के साथ? वो था भारत छोड़ो आंदोलन। अब देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को शुरू हो, मतलब इसकी घोषणा कर दी गई थी, लेकिन 9 अगस्त को सुबह होते ही राष्ट्रीय स्तर के जो नेता थे, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद, इनको अंग्रेज सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। लो, अब तुम्हारे महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार हो गए, अब करके दिखाओ भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन अंग्रेज सरकार ने जैसा सोचा ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। कैसे? कि उन्होंने ये महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए, कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। उसके बावजूद जब जनता नेतृत्व विहीन हो गई है, कोई नेता नहीं है राष्ट्रीय स्तर का उनके साथ, उनको गाइड करने के लिए, उनको नेतृत्व देने के लिए, लेकिन फिर भी जनता खुद स्वयं स्फूर्त हो गई, मतलब खुद के लेवल पे ही बिना किसी नेता के जुलूस निकाले गए, हड़तालें हुई, पुलिस थाने थे, कारखाने थे, रेलवे स्टेशन थे, उन पर हमले किए, क्योंकि जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, करो या मरो, कि अब तो करना ही
है। हालांकि जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी उसके जो नेता थे, समाजवादी पार्टी के जो नेता थे जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया, तो जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया ने भूमिगत रह करके चोरी छुपे इस आंदोलन को अपना नेतृत्व दिया। ठीक है, इसी के साथ ही अरुणा आसफ अली का भी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अरुणा आसफ अली ने बम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। इन्होंने ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का झंडा भी फहराया। इसी के साथ ही इस आंदोलन के दौरान जो आंदोलनकारी थे उन्होंने देश में जगह जगह पर शहरों, कस्बों व गाँव में स्थानीय जो सरकार थी उसके समानांतर खुद की सरकारें भी बना ली। यानी बहुत ज़्यादा संगठित होकर यह आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन के दौरान 60,000 से अधिक गिरफ्तार हुए, 10,000 से अधिक मारे गए, है ना। ये आंदोलन, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कौन सा ऐसा आंदोलन था जो बिना किसी नेतृत्व के चलाया गया है, यानी नेतृत्व विहीन था, तो कौन सा था बता दोगे ना, भारत छोड़ो आंदोलन। तो नेतृत्व विहीन इस आंदोलन ने भारत की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त कर दिया। और उसके बाद तो हम देखते हैं कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इसके बाद तो क्या हो जाता है, भारतीयों को आज़ादी ही प्राप्त हो जाती है। तो बच्चों, हमने देखा कि किस तरह से राष्ट्रीय स्तर के जो आंदोलन होते हैं उसके बाद हमारा भारत देश आज़ाद होता है। क्योंकि आज जिस आज़ादी का हम अनुभव कर रहे हैं, आज जिस आज़ादी का हम लुत्फ ले रहे हैं, वो आज़ादी न जाने कितने लोगों के बलिदानों का परिणाम है। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।